वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है और इसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस कंटिन्यूड, यानी कि डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम एनालिसिस इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यूड है। सो इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट, इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर सकता है अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करे, सप्लाई कर्व शिफ्ट करे या दोनों शिफ्ट करें। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये पिछले लेसन में आ चुका है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम से मुराद जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती है तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और इसमें चेंज भी आ सकता है, शिफ्ट हो सकता है। एक्चुअली ये जो शिफ्ट हो सकता है, अगर डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए, सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाए, या दोनों कर्व जो है डिमांड और सप्लाई के दोनों कर्व जो है वो अगर शिफ्ट कर जाते हैं, और ये जो शिफ्ट होता है तो इसके अंदर 8 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और उनको इस तरीके से समराइज़ किया जा सकता है जो कि आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ इस स्लाइड पे हैं और 4 अगली पे हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ में जो है वो डी, यानी कि डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है राइट की तरफ। राइट जो डायरेक्शन है, अगर राइट में शिफ्ट करता है कोई भी कर्व तो इसका मतलब होता है इंक्रीज़ होना है, यानी कि डिमांड कर्व अगर राइट में शिफ्ट कर रहा है तो डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो है सप्लाई की, सप्लाई के आगे आपको टेल्डा का साइन दिखाई दे रहा है। टेल्डा का मतलब होता है कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि सप्लाई जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो डिमांड कर्व अगर राइट पे शिफ्ट कर रहा है और सप्लाई कर्व जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आया तो उसका मतलब है कि पी ऊपर जा रहा है, यानी कि प्राइस भी ऊपर जाएगा, और क्यू भी ऊपर जा रहा है, यानी कि क्वान्टिटी भी ऊपर जाएगी। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि डिमांड जो है वो कांस्टेंट है और सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है राइट पे, सो उससे प्राइस में कमी आएगी और क्वांटिटी में इजाफा होगा। तीसरा है डिमांड और सप्लाई दोनों राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो जब दोनों राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो प्राइस है उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है डिपेंड करता है हाउ मच चेंज, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से द डायरेक्शन। सो ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि डिपेंड करता है। उसके बाद फिर डिमांड जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा है और सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में प्राइस जो है वो भी डिक्रीज़ होगा और क्वांटिटी भी डिक्रीज़। उसके बाद फिर डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई शिफ्ट कर रहा है लेफ़्ट पे, उसका मतलब है कि प्राइस इंक्रीज़ है और क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ है। और डिमांड जो है वो शिफ्ट कर रहा है राइट पे और सप्लाई शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट पे, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर प्राइस इंक्रीज है और क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है हाउ मच चेंज। और अगर डिमांड जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है और सप्लाई राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस जो है वो डिक्रीज है और क्वांटिटी जो है डिपेंड करता है हाउ मच चेंज। और दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो प्राइस जो है वो डिपेंड करता है हाउ मच चेंज एंड क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती है। सो पॉइंट्स टू नोट इन दीज 8 पॉसिबिलिटीज। अब ये जो 8 पॉसिबिलिटीज आपको बताई गई हैं इनमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये कि व्हेन एवर द डिमांड कर्व शिफ्ट द न्यू इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बाय मूविंग अलोंग द सप्लाई कर्व। जब भी डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो जो नया इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है वो इस तरीके से होता है कि मूविंग अलोंग दी सप्लाई कर्व, यानी कि डिमांड कर्व चलता है अलोंग सप्लाई कर्व के, क्योंकि जब डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा होता है तो सप्लाई कर्व जो है अपनी जगह रुका रहता है, उसमें कोई जाहिर बात है चेंजेस नहीं आती, कोई उसमें शिफ्ट नहीं आता। इसी वजह से जब डिमांड कर्व शिफ्ट करता है तो वो चलता है मूविंग अलोंग दी सप्लाई कर्व। एंड दी व्हेन दी सप्लाई कर्व शिफ्ट्स, whenever a supply curve shifts the new equilibrium is obtained by moving along the demand curve। और जब सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है तो वो जो है चलता है अलोंग डिमांड कर्व के, क्योंकि जब सप्लाई कर्व शिफ्ट कर रहा है तो डिमांड कर्व अपनी जगह पे है और सिर्फ सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है। एंड व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट, और जब दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट करते हैं we will first move on the demand curve and then along the supply curve, यानी कि you can think of first moving along demand curve and then moving along supply curve, or you can think of first moving along supply curve and then moving along
डिमांड कर्व। सो नाउ द मार्केट फॉर बटर। अभी आपके सामने एक केस स्टडी है बटर की मार्केट का, और इसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस में और क्वांटिटी में बटर की क्या होगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये जितने भी केस दिए गए इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो, और ये तकरीबन 7 केस दिए गए। सो अराइज इन द प्राइस ऑफ द मार्जरीन। अब मार्जरीन जो है अगर उसकी प्राइस के अंदर इजाफा होता है तो क्या होगा। मार्जरीन जो है वो बटर का सब्सटीट्यूट है, मार्जरीन जो है वो सब्सटीट्यूट है बटर का। जैसे ब्लू बैंड है, तो ब्लू बैंड जो है वो एक मार्जरीन है। नॉर्मली लोग उसको बटर समझ के हमारे यहाँ खा रहे होते हैं, लेकिन वो एक मार्जरीन है, और बटर जो है वो दूसरी कंपनीज बनाती है, नेस्ले और नरपुर वगैरह। सो अगर प्राइस राइज हो जाती है मार्जरीन की, तो उससे बटर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उसका जो डिमांड कर्व है वो राइट पे शिफ्ट कर जाएगा, और राइट पे शिफ्ट करने का मतलब है कि डिमांड में इंक्रीज होगा, और जो उसका सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा। और दूसरा केस है कि अगर राइज इन द डिमांड फॉर मिल्क, अगर इजाफा होता है डिमांड फॉर मिल्क में, तो ऐसे सिचुएशन में जो सप्लाई कर्व है वो राइट पे शिफ्ट कर जाएगा, और जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि मिल्क को यहाँ पे सब्सटीट्यूट लिया गया है, बटर का सब्सटीट्यूट अगर है तब। सो तीसरा है राइज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड। अगर ब्रेड की प्राइस में इजाफा होता है, और ब्रेड जो है जाहिर बात है कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि बटर के साथ ही ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो कर्व है वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, डिमांड कर्व। एंड राइज इन द डिमांड ऑफ ब्रेड, और ब्रेड की जो डिमांड है अगर उसके अंदर इजाफा होता है तो क्या होगा, उससे डिमांड कर्व जो है वो राइट पे शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद है फिर एन एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस ऑफ बटर इन नियर फ्यूचर। यानी कि एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है राइज यानी इजाफा इन द प्राइस ऑफ बटर, बटर की प्राइस में नियर फ्यूचर में। तो ऐसे सिचुएशन में जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, और जो डिमांड कर्व है वो राइट पे शिफ्ट कर जाएगा। उसके अलावा फिर टैक्स ऑन बटर प्रोडक्शन, अगर बटर की प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लग जाता है तो उसका जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद है फिर इन्वेंशन ऑफ अ न्यू, इन्वेंशन होता है अ न्यू बट एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बटर प्लस द पासिंग ऑफ लॉ विच स्टेट्स दैट ऑल प्रोड्यूसर मस्ट यूज दिस प्रोसेस। यानी इसका मतलब ये कि एक इन्वेंशन होता है जिसके एक नया इन्वेंशन हुआ है जिसके अंदर क्या हुआ, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस को बनाया गया रिमूव करने के लिए तमाम जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है बटर से। और ना सिर्फ ये प्रोसेस बनाया गया, इन्वेंशन हुआ उसका, बल्कि साथ में एक लॉ भी पास हो गया कि तमाम प्रोड्यूसर्स को इस प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, डिमांड कर्व तो शिफ्ट कर जाएगा राइट पे, और सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा। So now the government's role in price determination and equilibrium analysis. इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है the problem of identification, and it is arise when the shape of demand and supply curve is not fully known। यानी कि ये तब होती है प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन जब शेप जो है डिमांड और सप्लाई कर्व का फुली नोन नहीं होता। सो द गवर्नमेंट कैन इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बाय टू फंडामेंटल वेज। गवर्नमेंट जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है इक्विलिब्रियम के ऊपर दो फंडामेंटल तरीक़ों से, दो बुनियादी तरीक़ों से। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है मार्केट में, और मैंडेट कर सकती है मैक्सिमम प्राइस को जिसको प्राइस सीलिंग कहा जाता है, और मिनिमम प्राइस को जिसको प्राइस फ्लोर कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस के लिए। यानी कि गवर्नमेंट एक तरह से फिक्स कर सकती है मैक्सिमम प्राइस भी और मिनिमम प्राइस भी। अब देखते हैं प्राइस सीलिंग को थोड़ा डिटेल में। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम जो प्राइस लिमिट होती है गवर्नमेंट ने सेट कर दी होती है, दैट प्राइस डोंट राइज अबव दैट लिमिट, कि प्राइस जो है वो इस लिमिट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। सीलिंग से मुराद होता है छत। जिस तरह से किसी घर की या किसी इमारत की जो है छत सबसे ज़्यादा ऊपर होती है, ज़ाहिर बात है छत के ऊपर तो कुछ नहीं होता,
तो इसी तरह से प्राइस सीलिंग के अंदर भी एक मैक्सिमम जो है वो लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा ऊपर जो प्राइस जानी नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ को यहाँ ग्राफ के फॉर्म में समझाया जा रहा है कि सपोज करें अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो पीई है, जो पीई के आगे आपको लाइन दिखाई दे रही है ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो ये प्राइस सेट की हुई है पीसी, ये थोड़ा क्लियर नहीं है ग्राफ के अंदर, लेकिन ये पीसी लिखा हुआ है। तो अब ये जो पीसी प्राइस सेट की गई है, इससे नीचे या इस प्राइस तक जो भी सेलर सेल करता है तो वो लीगल है, और इससे ऊपर जो भी कोई सेलर सेल करेगा तो वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा, इवन कि अगर उसने इक्विलिब्रियम प्राइस पे भी सेल किया है तो भी। तो इसके अंदर होगा क्या है कि जो डिमांड की जाएगी क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस कम है इसी वजह से इसकी जो डिमांड की जाएगी क्वांटिटी वो Q4 की जाएगी। Q4 इसके अंदर क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, जबकि जो क्वांटिटी सप्लाई है वो Q1 की जाएगी। तो इतना बड़ा जो है एक गैप आ रहा है, तो उससे क्या होगा, शॉर्टेज होगी। तो प्राइस सीलिंग के अंदर गवर्नमेंट ने अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस सेट कर दी तो उससे जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी प्रोडक्ट की। और यही बात जो है यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, आप चाहे तो इस डिटेल को अपने हैंडआउट में भी रीड कर सकते हैं। यही बात आपके हैंडआउट में भी लिखी हुई है और इस स्लाइड को डाउनलोड करके भी आप रीड कर सकते हैं। अब है प्राइस फ्लोर। अब प्राइस फ्लोर क्या होता है कि जिस तरह से फ्लोर होता है जिसको फर्श भी कहते हैं हम, तो इसी तरह से फर्श की तरह गवर्नमेंट ने जो एक मिनिमम जो है वो प्राइस सेट कर दी होती है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है किसी भी एक डिज़ायर्ड कमोडिटी या सर्विस को सोसाइटी के अंदर, कि इससे कम जो है वो नहीं जानी चाहिए प्राइस। अक्सर ये वेजेस के अंदर होता है, जो उजरतें हैं, तनख्वाह वगैरह है, उसके अंदर गवर्नमेंट ये करती है, सेट कर देती है कि इससे कम सैलरी नहीं होनी चाहिए, इससे कम वेजेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो इक्विलिब्रियम से ऊपर गवर्नमेंट ने सेट कर दी है तो क्या होगा, अब ये आपके सामने मौजूद है, ये पीएफ मौजूद है और पीई मौजूद है। पीई जो है वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, और पीएफ जो है वो जो गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर सेट किया है वो है। अब इससे नीचे कोई अगर आएगा तो जाहिर बात है वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा प्राइस, और इस यहाँ तक पीएफ तक या इससे ऊपर जो भी सेट करेगा प्राइस को वो लीगल कंसिडर किया जाएगा। तो अब यहाँ जो है वो जो क्वांटिटी डिमांड की जाएगी वो Q3 डिमांड की जाएगी, और जो क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी तो वो Q2 की जाएगी। और इसी वजह से जो फ़र्क आएगा, डिमांड ज़ाहिर बात है बहुत कम है और क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सरप्लस आ जाएगा मार्केट के अंदर। वहाँ पे प्राइस सीलिंग में शॉर्टेज आया था और यहाँ पे जो है वो सरप्लस आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत कम की जा रही है प्राइस ज़्यादा हाई होने की वजह से, और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यही बात जो है यहाँ डिटेल में भी लिखी गई है, जिसको आप अपने हैंडआउट में भी रीड कर सकते हैं और इस स्लाइड को डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर होता है इकोनॉमी के अंदर, और गवर्नमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से हाई या लो प्राइस सेट कर देती है, तो उससे जो है इकोनॉमी जो है वो क्या डिसइक्विलिब्रियम में चली जाएगी, और डिसइक्विलिब्रियम में जाएगी तो या तो शॉर्टेज भी आ सकता है, अगर प्राइस जो है वो कम सेट किया है गवर्नमेंट ने और ज़्यादा प्राइस सेट कर दिया है तो फिर सरप्लस आ सकता है। सो रेशनिंग एंड सप्लाई शॉक्स, अल्ट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस बाय द गवर्नमेंट, और इसके दो तरीके हैं, थ्रो टैक्स और थ्रो सब्सिडी। अब टैक्स अगर लगाती है गवर्नमेंट तो टैक्स से क्या होता है कि इंक्रीज द सप्लाई प्राइस, टैक्स से जो है वो सप्लाई प्राइस इंक्रीज हो जाता है, एंड सप्लाई प्राइस जब इंक्रीज हो जाता है तो सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है, यानी उल्टी तरफ, और उससे जब भी सप्लाई कर्व उल्टी तरफ शिफ्ट करता है तो उससे प्राइस में भी इजाफा हो जाता है एक तरफ, और क्वांटिटी जो होती है उसमें कमी आ जाती है। एंड थ्रो सब्सिडी, और सब्सिडी अगर देती है गवर्नमेंट तो उससे क्या होता है कि जो सप्लाई प्राइस होती है उसके अंदर कमी आती है, एंड सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है। इस बार जो है वो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा सीधी तरफ,
उससे क्या होगा, प्राइस के अंदर कमी आ जाएगी और जो क्वांटिटी होती है उसमें इजाफा हो जाता है। सो नाउ दी सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट क्या है? सोशल कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट होती है जो एक इकोनॉमिक डिसीजन की होती है, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, बोर्न बाय द सोसाइटी एज अ होल, जो कि पूरी की पूरी एक सोसाइटी जो है वो बर्दाश्त करती है। सपोज एक फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है और वहाँ पे ज़ाहिर बात है प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन उससे पॉल्यूशन भी हो रही है। तो अब क्या होगा कि उससे एक कॉस्ट पे करना पड़ी है पूरी सोसाइटी को। जो कॉस्ट है पॉल्यूशन की वो एक सोशल कॉस्ट कहलाई जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो पे कर रही है। पूरी सोसाइटी का ज़ाहिर बात है उससे नुकसान हो रहा है जो पॉल्यूशन हो रही है। उसके बाद है फिर मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अब मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज द चेंज इन सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट के अंदर चेंज आना, कॉस्ट बाय अ यूनिट चेंज इन आउटपुट। जब आउटपुट के अंदर चेंज आता है, आउटपुट से मुराद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जब चेंज आता है तो उससे जो भी चेंज आ रहा है सोशल कॉस्ट के अंदर उसको मार्जिनल सोशल कॉस्ट कहेंगे। सपोज एक उसी एग्जांपल को आगे करते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन के अंदर और इजाफा किया है। अगर वहाँ पे एक प्रोडक्ट के 1000 यूनिट्स बनते थे तो उन्होंने सोचा कि हम 1100 यूनिट्स बनाएंगे, यानी 100 यूनिट्स में हम इजाफा करेंगे। तो अब 1000 यूनिट्स बनने से पॉल्यूशन हो रही थी पहले ही, 1100 यूनिट्स जब बनेंगे तो पॉल्यूशन के अंदर और इजाफा होगा। तो यानी जो 100 यूनिट एक्स्ट्रा बनने की जो एक्स्ट्रा पॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे मार्जिनल सोशल कॉस्ट, क्योंकि वो चेंज इन आउटपुट होने से उसके अंदर चेंज आया सोशल कॉस्ट के अंदर, उसको हम कहेंगे मार्जिनल सोशल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है इजाफी भी हम कह सकते हैं, जो चेंज आ रहा है। चेंज एक्चुअली चेंज मार्जिनल से सिंपल वर्ड में हम कहें तो वो चेंज को कहेंगे मार्जिनल, कि जो चेंज आ रहा है उसको हम मार्जिनल कहेंगे। टोटल कभी भी इसके अंदर शामिल नहीं होगा, यानी जो चेंज आया वही इसके अंदर शामिल होगा जब भी हम मार्जिनल की बात करेंगे। तो ये था आज का लेसन ECO401 इकोनॉमिक्स का। आपको अगर इस लेक्चर के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।